हेलो भाई दोस्तों, राम राम नमस्कार। अगली क्लास अपन शुरू करते हैं। अपना डिमांड चैप्टर तो चल ही रहा है, तो अपन अगला टॉपिक अपना कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। कई स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सर वीडियो हमें कैसे मिलेगा या हमें नोट्स कैसे मिलेंगे। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जितना भी बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा आप तो ध्यान से सुनो। बाकी आपको सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल हमारा ये है, आप नोट भी कर लो। द मैंड्रेन एकेडमी करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जाके ज्वाइन कर लो और आपको सारे नोट संगणक के आपको वहां पे मिल जाएंगे। जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें डेली हम क्या करते हैं, पीडीएफ शेयर करते रहते हैं, और पुरानी पीडीएफ भी हम एक बार वापस शेयर कर देंगे, नई पीडीएफ भी हम उसमें शेयर करते रहेंगे। तो वहां से आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। आप चाहते हो नहीं हमारे पास पेपर फॉर्मेट में हो तो आप प्रिंट निकाल के अपने पास रख सकते हो, ठीक है ना, ताकि अपन रिवीजन करेंगे तब तो उसमें वापस क्या आएगा, काम आएगा, ठीक है ना। चलो, और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद में अपन क्या करेंगे, सारी क्लास जो होने के बाद कभी अपन ऐसा भी होगा एक लाइव क्लास लेंगे, तो हमें भी पता होगा लाइव क्लास में कितने स्टूडेंट जुड़ेंगे, तो वो भी आपको फ्री क्लास मिलेगी, ठीक है ना। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिलती रहेगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक अपन आगे कंटिन्यू करते हैं हमारा। बाकी बातें तो होती रही अपने। चलो, पहले हमने क्या डिस्कस किया था, एक बार मैं गो थ्रू करवा देता हूं, आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूं शॉर्ट के अंदर। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है पूरा फटाफट अपन रिवाइज कर लेते हैं ना। काफी टॉपिक अपन डिमांड, देखो डिमांड चैप्टर में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कुछ भी है ना आपने पुराना पढ़ा ना वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। और इकोनॉमिक्स का खेल ही सबसे बड़ा ये कि जो भी आपने पुराना पढ़ा वो कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेंगे, तो आप आगे वाली बात को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्ट करवाया था डिमांड। डिमांड का मतलब क्या होता है, या मांग बोल सकते हैं। मांग क्या होती है, कोई भी वस्तु या सेवाएं आपको उपभोग करनी है, और वो उपभोग कब या मांग कब मानेगी, जब आपकी कोई भी वस्तु की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, या फिर क्या होगी, इच्छा होगी, तो ये आपकी मांग माने जाएगी। आगे बढ़ते हैं, फिर ये सिलेबस बताया था बीच में, ठीक है ना। फिर अपन बढ़ते हैं कि भाई एसेंशियल एलिमेंट क्या है, कि किसी भी व्यक्ति की डिमांड कब मानी जाएगी, मांग कब मानी जाएगी। ये 5 बातें होगी तो ये मांग मानी जाएगी। कब, when there is a need want desire of a particular person, भाई कोई भी कमोडिटी के पर्टिकुलर पर्सन को नीड वांट या डिजायर होनी चाहिए, या फिर नीड वांट डिजायर तो है, चलो ठीक है, कितनी क्वांटिटी चाहिए आपको पता होनी चाहिए, प्राइस कितने में मिलेगा, टाइम पीरियड कब हमें कंज्यूम करनी है, और क्या हमारे पास परचेसिंग पावर है क्या, ये अपन ने डिस्कस किया था। फिर अपन ने डिस्कस किया था ऐसे कौन से फैक्टर, एलिमेंट या कारक या घटक होते हैं जो मांग को या डिमांड को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आप घणे एग्जाम्पल भी लिया। सबसे पहला पॉइंट तो कहीं टेस्ट, फैशन और प्रेफरेंस। टेस्ट बढ़ेला तो दिखती बात है मांग भी बढ़ेला, फैशन भी बढ़ेला, तो हर चीज भाई जिस चीज की फैशन आएगी उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, और प्रेफरेंस भी बढ़ेगी तो उस चीज की क्या होगी, प्राथमिकता बढ़ेगी, उस चीज की डिमांड भी, मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब बात आप डिस्कस करी। अब आप आगे देखो और डिस्कस करी मौसमी प्रभाव। मौसम में परिवर्तन आवेला तो भी कई वेला मांग में परिवर्तन आवेला, डिमांड में चेंज आवेला। भाई जो तावड़ो पड़े भयंकर, राजस्थान में भयंकर तावड़ो पड़े, भाई धूप बहुत भयंकर भी राजस्थान के अंदर, इस मतलब अपने मई जून महीने के अंदर, तो इसमें क्या होगा पता है कि बहुत भयंकर धूप है, तो कोई समोसा खाना पसंद करेगा, दिन में चाय पीना पसंद करेगा नहीं, वो ठंडी चीजें खाना ज्यादा पसंद करेगा। तो सिंपल सी बात है, अपन की प्राथमिकता भी बदलती रहती है मौसम में, या मौसम में भी क्या होगा, देखो प्राथमिकता भी संबंध मौसम से कर रही है, ठीक है ना। तो अपन एक दूसरे पॉइंट को कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो मौसम में परिवर्तन होते कई वस्तुओं की मांग भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। फिर बाद में आप जनसंख्या पढ़ी, जनसंख्या तो हर चीज में भाई फर्क पड़ा है, जनसंख्या बढ़ेला घटेला, हर चीज में हर चीज की मांग बढ़ेला या घटेला। उत्तराखंड में जो 5-6 लाख लोग हमारे डेथ हो गई थी, ठीक है, बहुत बड़ा हादसा हुआ था, तो जनसंख्या कहीं ना कहीं, अपन ये नहीं बोले ऐसे हादसे होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या कम हुई तो कई चीजों की मांग भी क्या हो गई, कम हो गई, और जनसंख्या बढ़ेगी तो कई चीजों की मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जनसंख्या के अलग अलग वर्ग पढ़े थे अपने। उसके बाद हमने पढ़ा था आय का वितरण। सभी लोगों की आय यदि एक समान है तो हमेशा कोई गुड्स की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, मांग ज्यादा होगी, और यदि आय वितरण बराबर नहीं है तो मांग क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये पॉइंट डिस्कस किया था। फिर अपन ने डिस्कस किया था संबंधित वस्तु की कीमत। पहला वस्तु हमने पढ़ा था हम आपके हैं कौन, दूसरा नाम है सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है, गलत मत समझ लेना, हम तो आपके टीचर ही है। सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है, एक गुड्स जो दूसरे गुड्स की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, एक दूसरे की जगह काम आ सकता है, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तु है। जैसे कोक और पेप्सी मैंने एग्जांपल लिखा था, टी एंड कॉफी लिखा था, माजा एंड स्लाइस लिखा था। और देखो जो प्रतिस्थापन वस्तु होती है, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक वस्तु की कीमत बढ़ेगी, दूसरे की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग इसको छोड़ के कहां चले जाएंगे, इस गुड्स पे चले जाएंगे।
और ये पहले वाले की कीमत कम होगी तो लोग अब इसको छोड़ के यहाँ पर जाएंगे, इसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोनों में संबंध क्या है, धनात्मक संबंध है। फिर अपने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तु अपने पढ़ा था। पूरक वस्तुओं में क्या होता है, ऐसी वस्तुएं, इसमें मैंने एग्जांपल दिया था हम साथ साथ है, ठीक है ना, ऐसी वस्तु इन दोनों का हमेशा साथ में इस्तेमाल होगा। और ये भी मैंने उदाहरण दिया था, मैं तो डूबूंगा सनम रे तुझे भी ले डूबूंगा। कैसे भाई, ये बोला पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई तो पेट्रोल तो वैसे ही डूब रहा है, साथ साथ में बाइक की डिमांड भी क्या हो रही है, मार्केट में कम हो रही है, तो कीमतें इसकी बड़ी, मांग किसकी, इसकी कम हो गई। और यदि वापस पेट्रोल सस्ता हो गया तो लोग वापस बाइक खरीदना शुरू कर देंगे। तो दोनों में संबंध क्या हो गया, ऋणात्मक संबंध हो गया। फिर अपने पढ़ा था आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट के अंदर क्या भाई, सब्स्टिट्यूट गुड अपन मैंने शॉर्ट में आपको नोट से बताया था, इससे चार्ट बनाया था मैंने। आय प्रभाव में अपन ने सामान्य वस्तु पढ़ा था, नॉर्मल गुड्स पढ़ा था। ऐसी वस्तु जो हमारे सामान्य है, ऐसा भी नहीं कि जरूरी नहीं कि खरीदना ही खरीदना है, वो नेसेसिटी गुड्स में आ जाएगा, अति आवश्यक वस्तुओं में आ जाएगा। वो सामान्य वस्तु क्या है, पैसे है तो खरीद लो, पैसे नहीं है तो मत खरीदो। तो इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे सामान्य वस्तु की, और आय कम होगी तो लोग मांग भी क्या करेंगे, कम करेंगे। तो जो आय का प्रभाव मांग पे धनात्मक पड़ रहा है, तो सामान्य वस्तु है वह वस्तु होती है जिन वस्तुओं में आय का प्रभाव धनात्मक होता है, यानी इनकम इफेक्ट जिसमें पॉजिटिव होगा कि इनकम बढ़ने पे उन वस्तुओं की मांग, डिमांड बढ़ रही है, और इनकम कम होने पे उसकी डिमांड भी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो अपन उन वस्तुओं को सामान्य बोलेंगे, वरना नहीं बोलेंगे। फिर मैंने बताया था निम्न वस्तुएं या घटिया वस्तु भी कई लोग बोलते हैं। अब आपने घटिया नहीं, वे गुड्स, ये गुड्स घटिया नहीं होते वैसे, लेकिन लोगों की सोच की वजह से घटिया हुआ कि कर गांव में रहा होता जना बाजरी होकर घने चूर चूर खाओता। अब भाई कहीं नौकरी लागी हैर में आएगा, अब हैर में आए बाद में कहीं है गेहूं रोटी खाने आदत पड़ गई। अब गेहूं रोटी खाने आदत पड़ गई तो महीने में 30 दिन 25 दिन गेहूं रोटी खावे। अब इनके मन बाजरा, बाजरा कौन खाता है यार, क्यों शहरी आदमी बन गया ना, अब बाजरा कौन खाता है, उसके लिए बाजरा क्या बन गया, निम्न वस्तु बन गई। बाजरा निम्न वस्तु नहीं, लेकिन लोगों की वजह से, सोच की वजह से क्या बन गया, निम्न के। भाई बाजरा कौन खाता है, गरीब वर्ग खाता है। बाजरे खावे जो आदमी बीमार कम ही पड़े, ध्यान रख लीजिए, बीमारी तो सब ज्यादा शुगर की पेशेंट वगैरह कौन है, गेहूं की रोटी खाने वाले ही है। और गेहूं अपने इंडिया की तो वैसे उत्पत्ति ही नहीं है भाई, गेहूं तो बाहर से आया हुआ अनाज है, बाहर से हमने सीखा भाई गेहूं भी जैसा अनाज भी हम उगा सकते हैं भारत के अंदर। चलो वो तो बात का टॉपिक है, उस पर अपन डिस्कस इतना नहीं करते हैं। तो सिंपल सी बात क्या, निम्न वस्तु क्या होती है, आदमी कोई भी वस्तु को निम्न कब बोलता है, जब उसकी औकात बढ़ जाती है। जो अपन पहले पापा पॉकेट मनी देवता 10 रुपया 20 बार मांगता, जन 10 रुपया देवता, ठीक है नहीं भाई, बहुत 2 रुपये कमाई जो हो रहा दीजिए नहीं पयो, ठीक है, तो 10 रुपया देवता। अब अपन ध्यान 10 रुपया में कहीं आवेला, मिर्चो बड़ो आवेला, जोधपुर आलो दुजोत की आवेला नहीं 10 रुपया महीने। अब आप कमाऊं डूबगा या पॉकेट मनी, आज के बच्चों को पेरेंट्स ने 1000 रुपया पॉकेट मनी देना स्टार्ट कर दिया। मैं आज भी जोधपुर में कई बच्चों को देखता हूँ, वो घर से खाना खा के आएंगे, फिर भी क्या करेंगे, बाहर जाके फास्ट फूड खाएंगे। उनको बोलेंगे मिर्ची बड़ा समोसा खा के काम चला ले, ज्यादा भूख लग गई तो, नहीं सर हमें तो डोमिनोज को पिज्जा ही खाना है, हमें तो बर्गर ही खाना है किसी भी हालत में। तो बंदा क्या होगा, इसका मतलब उनको पेरेंट्स ज्यादा पॉकेट मनी दे रहे हैं, तो उनके दिमाग में क्या हो रहा है, 100-200 रुपए वाली चीज खरीदने का उनके दिमाग में आ रहा है। अब उनके लिए मिर्ची बड़ा समोसा क्या है, निम्न वस्तु है। वस्तु निम्न नहीं है, उसके पास में परचेजिंग पावर ज्यादा हो गई, उसकी क्रय करने की शक्ति बढ़ गई, तो वो क्या करे, जो सस्ती वस्तु उनको क्या मान रहा है, निम्न वस्तु मान रहा है। तो निम्न वस्तु सिंपल से क्या होती है, अपन ये कह सकते हैं जितनी भी सस्ती वस्तु होती है, एग्जाम्पल कह सकते हैं लो प्राइस गुड्स। क्या कह सकते हैं, लो प्राइस गुड्स जितने भी होते हैं ना, मोस्टली लोग इन वस्तुओं को क्या मानते हैं, निम्न वस्तुएं मानते हैं। और इनमें क्या होता है, जैसे ही आपकी आय बढ़ेगी ना, आप सस्ती वस्तुएं कम खरीदना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही वापस आपकी आय कम होगी, वापस आप अपनी औकात पे आ जाएंगे, मिर्ची बड़ी है भाई अपन वास्ते तो, ठीक है ना। तो दोनों में संबंध क्या हो गया, दोनों में संबंध हो गया ऋणात्मक संबंध। क्या हो गया, ऋणात्मक। तो आय का प्रभाव जब मांग पे ऋणात्मक पड़ता है तो उसको बोलते हैं निम्न वस्तुएं या बोलते हैं इंफीरियर गुड्स, ठीक है ना। तो सारी चीजें अपन रिवाइज कर रहे हैं वापस। सरकार की नीतियां, सरकार तो भैया तो बोचा कर सके टैक्स मामले में अपन, ठीक, मोदी जी कहीं उठ कहते भाई और बहनों कल से अपन हैंगरा दिन को नहीं रहे, 2000 नोट बड़बंद होगा, ठीक है ना। सब्सिडी, हाँ जय भाई किसान चढ़ के भाई सब्सिडी दे रही है सरकार, तो कोई भी चीज में सब्सिडी मिले तो बात चीज सस्ती हुए, और सस्ती हुए जो लोग क्या करें, मांग ज्यादा करे, और सरकार यदि सब्सिडी वापस कम कर देला, अनुदान कम कर देला, तो कई बात चीज महंगी हो जाएला, महंगी वाला लोग मांग कहीं करेला, कम करेला। समझ में आएगी बात। टैक्स, और कोई भी चीज पर टैक्स लगेगा तो कीमतें बढ़ जाएगी, और कीमतें बढ़ जाएगी, लोग मांग क्या कर देंगे, कम करेंगे। और यदि टैक्स कम हो गया तो वापस कीमतें घट जाएगी,
और कीमतें घटेगी, लोग मांग भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट अपन ने जो डिस्कस किया था वो ये पॉइंट था अपना वस्तु की कीमत, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, मांग का नियम बहुत अच्छे से अपन ने डिस्कस किया था। मेरे हिसाब से पूरा ढंग से लॉ ऑफ डिमांड अपन ने पढ़ा कि जितने भी घटक अपने पढ़े हो सारे घटक यदि स्थिर रहते हैं, सामान्य रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं सारे फैक्टर, तो ही मांग का नियम लगेगा। और मांग का नियम ये कहता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग की मात्रा में हमेशा ऋणात्मक संबंध होता है। जैसे कि कोई भी गुड्स की प्राइस बढ़ेगी, कोई भी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग की मात्रा कम हो जाएगी। मांग की मात्रा देखो, मांग देखो मेरी बात सुनो, जब वो 100 इकाइयां खा रहा तो भी उसकी मांग है, और वो 80 इकाइयां खा रहा तो भी उसकी मांग है, यानी 100 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा तो भी डिमांड है, और 80 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा तो भी उसकी क्या है, डिमांड तो है। उसने क्वांटिटी कम कर दी, क्या कम कर दी उसने, क्वांटिटी कम कर दी, मात्राएं कम कर दी। आई बात समझ में? तो वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा में क्या होता है, ऋणात्मक संबंध होता है, ये बात ध्यान रखना। और आज अपन पढ़ेंगे मांग के नियम के अपवाद। क्या पढ़ेंगे, मांग के नियम के। तो पहले बात, तो मांग का नियम क्या होता है, मांग या लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कि सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे तो ही मांग का नियम लगेगा, लॉ ऑफ डिमांड लगेगा। मान लो सारे फैक्टर कांस्टेंट नहीं रहे तो मांग का नियम फेल। जैसे एग्जांपल, कोई भी वस्तु है, उसकी कीमत मान लो 20 रुपए और आपकी इनकम 2000 रुपए। अब आपकी इनकम 2000 रुपए और वस्तु की कीमत कितनी है, 20 रुपए, तो आप उसकी 20 इकाई या 40 इकाई, मान लो कुछ ना कुछ आप क्वांटिटी खरीदते हो और वो वस्तु आपको अच्छी भी लगती है। अब मान लो आपकी इनकम 2000 से 10,000 हो गई और उस वस्तु की कीमत भी बढ़ रही है, अपन के फर्क नहीं पड़े, आप अब इंसान बढ़ ले वहां, क्यों ले वहां, क्यों, अपने औकात बढ़ गई, कीमत बढ़ गई तो भी अपन क्या करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई। मांग का नियम क्या हो गया, फेल हो गया। क्लियर? तो आज मांग का नियम कहां का फेल होता है ये अपन चीजें पढ़ेंगे। फिर अपन ने पढ़ा मांग तालिका। मांग तालिका क्या होती है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, टेबल के फॉर्म में प्राइस और क्वांटिटी को जो प्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं। फिर अपन ने पढ़ा डिमांड कर्व, जब ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट होता है डिमांड कर्व क्या होता है, जब ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्या, प्राइस और क्वांटिटी। डिमांड कर्व पढ़ा था ना, बनाया था डिमांड कर्व मैंने, डिमांड कर्व। चलो ये डिमांड कर्व अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। अब डिमांड कर्व जो मांग के नियम के आधार पे बनता, ध्यान रख लेना। इसमें मैंने बताया था डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है। जब दो चीज में नेगेटिव रिलेशन होगा तो कर्व हमेशा नेगेटिव स्लोप बनेगा, या इसको बोल दो डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या बोल दो, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो आज अपना टॉपिक अगला स्टार्ट करते हैं। पूरी क्लास मैंने आपको रिवाइज करवा दी अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया। आज अपन पढ़ते हैं मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद, कि भाई कहां पे मांग का नियम नहीं लगता है, कहां पे मांग का नियम नहीं लगता, मांग का नियम फेल कब हो जाता है। ठीक है ना? तो सुनना, ये जो अप्रोच है मांग का नियम फेल होने का, ये दी थी सर रॉबर्ट गिफन ने। किसने दी थी भाई, सर रॉबर्ट गिफन। सर रॉबर्ट गिफन ने ये परिभाषा दी थी। एक्सेप्शन जो मांग का नियम का अपवाद है, ये सर रॉबर्ट गिफन ने दिया था सबसे पहले, कि कहां पर मांग का नियम नहीं लगेगा। आई बात समझ में? तो आपसे पूछे ना कि ये अप्रोच किसने दी थी, भाई एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड किसने दी थी थ्योरी, ये दी थी सर रॉबर्ट गिफन ने ये थ्योरी दी थी। सर रॉबर्ट गिफन ने इस थ्योरी का नाम क्या दिया था, क्या दिया था, इसका नाम दिया था गिफन पैराडॉक्स थ्योरी। क्या नाम दिया था, इसका नाम दिया था गिफन पैराडॉक्स। गिफन गिफन
पैराडॉक्स थ्योरी, ये किसने दिया था? सर रॉबर्ट गिफन ने सर्वप्रथम ये परिभाषा दी थी। एक्सेप्शन जो अपवाद है, ठीक है, ये अपवाद किसने दिए थे? मांग के नियम के अपवाद सर रॉबर्ट गिफन ने दिए थे। और इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? गिफन पैराडॉक्स थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिफन पैराडॉक्स थ्योरी इसको बोलते हैं। आगे चला, अब कौन कौन से अपवाद है समझते हैं पहला, ठीक है ना। मुख्य तौर से देखो अपवाद तो मैं देखो मेन अपवाद बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। अपन बहुत सारे अपवाद है इसके वैसे तो, ठीक है ना। मुख्य तौर से कौन सा अपवाद अपन वही डिस्कस करेंगे जिस पर सवाल बनते हैं। देखो वैसे तो सारे घटकों में परिवर्तन आएगा तो मांग का नियम तो फेल होगा ही होगा, यानी इनकम में चेंज आएगा तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। टेस्ट में जब कोई भी चीज महंगी होगी तो उसका स्वाद भी बढ़ गया। भाई मान लो सपोज करो आप कोई दुकान पे गए, आपने कोई चीज कंज्यूम की तो आपको लग रहा है कि भाई पहले 40 रुपए में मिलती थी और अब ये कितने में मिलती है? पहले 40 में मिलती थी, अब कितने में मिल रही है? 60 रुपए में मिल रही है, ठीक है ना। तो 60 रुपए में वो 40 से 60 में मिल रही है, आप क्या करोगे? उसको ज्यादा खाओगे। क्यों? वो बोलेगा भाई टेस्ट देख, टेस्ट बढ़ गया ना, तो अपन को टेस्ट भी सच्ची में ज्यादा लगेगा। तो अपन 40 रुपए में मान लो सपोज 10 क्वांटिटी खाते थे, तो 60 रुपए में हो सकता है अपन 20 क्वांटिटी खाएंगे, क्योंकि स्वाद बढ़ गया। तो नियम क्या हो गया? फेल हो गया। भाई मांग का नियम तो क्या बोलता है? देखो यहां बताता हूं, सिंपल सी बात है। मांग का नियम क्या बोलता है कि कीमत और मांग की मात्रा में क्या होगा? ऋणात्मक संबंध। आई बात समझ में? मांग का नियम तो ये बात बोलता है। इसका मतलब कीमत बढ़ेगी तो मांग की मात्रा कम हो जाएगी, और कीमत कम होगी तो मांग की मात्रा बढ़ जाएगी। नियम तो ये बोलता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कई बार ऐसा होता है कि कीमत बढ़ती है ना तो मांग की मात्रा घटती नहीं, मांग की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे मैंने अभी बात बोली, फैशन कोई चीज का मान लो, ले लो, अब भाव देखा, बस पसंद आएगी चीज, बात खत्म। इसका मतलब आपको उस चीज को प्राथमिकता दे दी, उस चीज का बाजार में फैशन बहुत ज्यादा चल रहा है। अब मान लो सपोज करो तावड़ो भयंकर पड़ रही है, इन मामले में बरसात आएगी भयंकर वाली। अब आप पनीर पकौड़ा खाने जाओ ला, और पनीर पकौड़ा यदि मान लो वो नॉर्मली कहीं दे रही है, सपोज को 40 रुपए पाव दे रही है, अब वो कहीं करेला आपको 60 रुपए पाव भी रेट लगा वाला नहीं, तो भी आप लेवन ला, क्यों बेटा अपन खावणों में खावणो है। तो क्या हो गया? नियम फेल हो गया। तो उन घटकों में, उन कंसेप्ट में जितने भी फैक्टर, उनके अंदर मान लो सपोज करो कि किसी भी तरह का मान लो परिवर्तन आया, तो ये नियम तो ऑटोमेटिकली फेल है। ये नियम लगेगा तभी जब बाकी सारे घटक क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे। आई बात समझ में? तो सबसे पहला नियम अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला नियम अपन पढ़ते हैं। चलो अपन क्या पढ़ रहे थे? मांग के नियम के अपवाद पढ़ रहे थे, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे। भाई कहां पर मांग का नियम नहीं लगेगा, ठीक है ना। और मांग का नियम मैंने आपको क्या बताया था? मांग का नियम क्या होता है कि कीमत है और ये मांग की मात्रा है, क्वांटिटी डिमांड, ठीक है ना। तो कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और कीमत कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दोनों में संबंध क्या हुआ? दोनों में ऋणात्मक संबंध हुआ, ठीक है ना। लेकिन बोल रहा कौन से ऐसे केस है, अपवाद है, एक्सेप्शन है, जहां पर यह नियम नहीं लगता है। तो सुनना, सबसे पहला जो नियम जहां पे आपका ये नियम नहीं लगता है, पहला पॉइंट आपका यह है। अपन नंबर 1 पॉइंट डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है जहां जो कोई भी ऐसा आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब ऐसा कोई गुड्स है, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, मतलब ऐसा कोई गुड्स जो हटके गुड्स है। इस गुड्स का एक और नाम है, ध्यान रख लेना, इसका एक और नाम है स्नोब गुड्स। क्या नाम है? अभी मैं एक का मतलब बताऊंगा आपको, चिंता की जरूरत नहीं है। स्नोब गुड्स, इसका एक और नाम है वेबलन गुड्स। क्या नाम है? वेबलन गुड्स। इसका एक और नाम है कॉन्स्पीशियस गुड, कॉन्स्पीशियस गुड। इसका एक और नाम है प्रेस्टिजियस गुड, जो प्रेस्टीज रखते हैं, ऐसे गुड्स जो क्या करते हैं? लोगों की प्रतिष्ठा रखते हैं, प्रेस्टिजियस गुड। इनके अंदर ये नियम कभी भी, मतलब पहला पॉइंट है, इन तीनों को अपन ये बोल सकते हैं। देखो इसका मतलब, स्नोब का मतलब क्या होता है? स्नोब का मतलब होता है, वैसे स्नोब वर्ड का शब्द का मतलब ये होता है घमंडी। अभी मैं बताऊंगा इसका नाम स्नोब भी क्यों रखा, घमंडी वस्तु क्यों रखा ऐसा नाम। या आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन को अपन क्या कह सकते हैं? ऐसे गुड्स, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठित। क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित वस्तुएं। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का दूसरा नाम क्या है? प्रतिष्ठित वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो प्रतिष्ठा रखते हैं। देखो
वापस बता रहा हूं, मांग का नियम कहां नहीं लगता है। पहला पॉइंट है जिसमें आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, इसका नाम है स्नोब गुड्स, इसका नाम है वेबलन गुड्स, इसका नाम है कॉन्स्पिशियस गुड्स, इसका नाम है प्रेस्टिजियस गुड। प्रेस्टीज का मतलब होता है प्रतिष्ठा रखना। क्या रखना? प्रतिष्ठा रखना। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जहां पे लोग अपनी प्रतिष्ठा, अपनी वैल्यू मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, उन वस्तुओं का उपभोग करते हैं। भले इन वस्तुओं की जितनी ज्यादा कीमत बढ़ेगी ना, इनकी मांग की मात्रा उतनी ज्यादा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इनकी मांग की मात्रा उतनी ज्यादा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल, कुछ लोग क्या होता है भाई, घमंड भी दिखाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? स्नोब वस्तुएं, स्नोब गुड्स भी बोलते हैं। क्यों? कि कुछ लोग अपनी वैल्यू दिखाने के लिए, अपना घमंड दिखाने, अपन मोहल्ले में भी घना लोग हुआ करे, जगह बोले पैया मत वो पैया उधार भी लेन कहीं करे, आपने प्रतिष्ठा मेंटेन करने वास्ते कहीं करे, गुड्स ने खरीदेला। आजकल क्रेडिट कार्ड रो जमानो आएगो, तो बैंक का क्रेडिट कार्ड भी दे दे, तो क्रेडिट कार्ड भी क्या कर ले, महंगी महंगी चीजें खरीद ले। और जितनी ज्यादा महंगी वो, अपन कोई कॉलोनी में कोई एडो बंदो है, कोई नई गाड़ी लेना हो, ज्यादा महंगी गाड़ी लेना हो, तो वो पूरी कॉलोनी दिखाने वास्ते भी घनी बार कहीं हुआ करे, एडो सामान परचेज करिया करे, यानी ऐसे गुड्स परचेज करते हैं। ये नॉर्मली मैं कहने का मतलब है ऐसी वस्तु है। और ये कंसेप्ट किसने दिया? ये वाला कंसेप्ट दिया वेबलन नाम का एक व्यक्ति था। क्या नाम था? वेबलन करके एक व्यक्ति था। उस बंदे ने बोला कि भाई मेरे केस में ऐसा नहीं होता कि कीमतें बढ़ेगी मैं कम खरीदूंगा। ऐसी वस्तुएं, कई बार वेबलन ने बोला ऐसी वस्तुएं होती है, कुछ लोग इस प्रकार की भी होते हैं कि वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर उनको अधिक खरीदते हैं, अपनी वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, अपनी प्रेस्टीज को, अपनी ख्याति को मेंटेन करने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया? ये वाला नियम इस केस में क्या हो गया? ये वाला नियम इस केस में क्या हो गया? फेल हो गया। यानी अपन कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी या प्रेस्टीज का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठा होता है। ठीक है ना? यानी कुछ ऐसी गुड्स, एक और एग्जांपल देता हूं, अपन सोसाइटी में समूह, ज्यादा बड़ी बात कहीं हुआ करे, सोसाइटी में आजकल जो चलन चल रहा है, इस सोसाइटी में ज्यादा ऐसा हो गया कि लोग क्या करते हैं, दिखावे के लिए क्या करते हैं, ज्यादा महंगी चीजें खरीदते हैं, भले उनको आवश्यकता नहीं हो। ठीक है ना? अब जो अमीर आदमी खरीदे वो अलग बात है, पर नॉर्मल पर्सन भी क्या करता है, महंगी वस्तु क्या करता है, ज्यादा उपभोग करता है। उनको लगता है भाई महंगी वस्तु हम ज्यादा खरीदेंगे तो हमारे वैल्यू क्या रहेगी समाज में, हम सोसाइटी में डिफरेंट तरीके से क्या करेंगे, नजर आएंगे। तो उनके लिए मांग का नियम बिल्कुल लागू नहीं होता है। तो पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? इग्नोरेंस। क्या बोलता है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस को बोलते हैं अज्ञानता। क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं अज्ञानता। अज्ञानता कैसे होती है? कुछ लोग अज्ञानी होते हैं, यानी लैक ऑफ नॉलेज। अज्ञानता मतलब क्या होता है? लैक ऑफ नॉलेज। कई लोगों में क्या होता है, कुछ चीजों का उनको जानकारी पूरी नहीं होती है, उनमें एक भ्रम होता है। आई बात समझ? भ्रम कैसे? अब अपन दिमाग में जोधपुर वाला या पूरे राजस्थान में लोग दिमाग का है कि जकी चीजें नेशनल हैंडलूम में मिले हमेशा बेस्ट हुआ क्वालिटी में, एडी कोई जरूरी बात नहीं है, एडी कोई गारंटी नहीं कि नेशनल हैंडलूम में जो चीज मिलती है वो हमेशा बढ़िया ही होगी या बेटर ही क्वालिटी में होगा। हो सकता है बेटर क्वालिटी में हो, लेकिन एक लोगों में भ्रम है कि जो चीजें महंगी मिलती है वो हमेशा क्वालिटी में ज्यादा अच्छी होती है, और जो चीजें सस्ती मिलती है वो हमेशा क्वालिटी में क्या होती है, बेकार होती है। तो इस भ्रम के कारण भी लोग क्या करते हैं, जो चीजें महंगी होती है उनकी मांग, क्वांटिटी डिमांड क्या करते हैं, ज्यादा खरीदते हैं, और जो चीज सस्ती होती है उसकी मांग की मात्रा क्या करते हैं, कम करते हैं। तो दो कारण तो ये हो गया भाई जहां पे मांग का नियम क्या होता है, फेल होता है। पहला कौन सा? आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, प्रतिष्ठित वस्तु है। इसका स्नोब गुड्स नाम है, वेबलन गुड्स भी कह सकते हो, कॉन्स्पिशियस गुड्स भी कह सकते हो, प्रेस्टिजियस गुड्स भी कह सकते हो। ठीक है? इन दोनों मामलों में क्या होता है, लोगों के दिमाग में ये रहता है महंगी चीजें ज्यादा बेहतर होती है, और बेहतर होने की वजह से उनके दिमाग में ये रहने की वजह से वो क्या करते हैं, उन वस्तुओं को ज्यादा उपभोग करते हैं। तो मांग का नियम क्या हो गया, इन केस के अंदर क्या हो गया, फेल हो गया। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका, जहां पर ये मांग का नियम क्या होता है, फेल होता है, उसका नाम है गिफन गुड्स। क्या नाम है? गिफन गुड्स। और इसके लिए आपको इंफीरियर गुड्स की परिभाषा पता होनी चाहिए, क्योंकि इंफीरियर गुड्स में से गिफन गुड्स निकल के आते हैं। गिफन वस्तु है, क्या बोलते हैं इसको, गिफन वस्तु। हिंदी में क्या बोलते हैं, गिफन वस्तु है। देखो वैसे गिफन का कोई मतलब कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया था मांग के नियम का अपवाद किसने दिए थे, सर रॉबर्ट गिफन ने दिए थे। ठीक है ना? तो सर रॉबर्ट गिफन ने अपने नाम से गुड्स दे दिया कि गिफन गुड्स, यानी कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जहां पे मांग का नियम नहीं लगता है। तो ये गिफन वस्तुएं होती है क्या, ध्यान रखना, गिफन वस्तुएं वह वस्तु होती है जिसमें कीमत का प्रभाव धनात्मक होता है। क्या होता है, प्राइस इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। आय का प्रभाव क्या होता है, आय का प्रभाव इसमें क्या होता है, ऋणात्मक होता है, लेकिन कीमत का प्रभाव क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है ना? इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है।
अब ये इनकम इफेक्ट नेगेटिव अपन ने किस में पढ़ा था? इंफीरियर गुड्स में पढ़ा था, याद करो। ठीक, निम्न वस्तुओं में पढ़ा था। तो निम्न वस्तुएं, जो निम्न वस्तुएं हैं जो, और ऐसी निम्न वस्तुएं जिन पे मांग का नियम फेल हो जाएगा, वो वस्तुएं क्या बन जाएगी? गिफन वस्तुएं बन जाएगी। मैंने आपको निम्न वस्तुएं क्या बताई थी? ऐसी वस्तुएं जिसमें आय का प्रभाव क्या होता है? ऋणात्मक। आय का प्रभाव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। कैसे? अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको बताया था इंफीरियर गुड्स, बताया था इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या होता है? जिसमें इनकम इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है। कि यदि इनकम बढ़ जाएगी तो निम्न वस्तुओं की मांग क्या करेगा? कम करेगा। और इनकम कम हो गई तो मांग क्या करेगा? ज्यादा करेगा। एक तरीके से ये इफेक्ट रहता है, बात समझ में? ये इफेक्ट क्या रहता है? एक तरीके से रहता है। लेकिन ये बोल रहा है कि यदि मान लो आय में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसमें मांग का नियम लागू होगा। लेकिन ये बोल रहा है आय में परिवर्तन नहीं हो रहा और मांग का नियम भी लागू नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऐसी निम्न वस्तुएं जिनमें मांग का नियम ऑपरेट नहीं होता, जिसपे नहीं लगता है, वो वस्तुएं क्या बन जाएगी? गिफन वस्तुएं बन जाएगी। और क्या हो जाएगा? उसमें प्राइस इफेक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और इनकम इफेक्ट क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल समझना। मैं इंफीरियर गुड्स का एग्जाम्पल ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? इंफीरियर गुड्स का एग्जाम, निम्न वस्तुओं का उदाहरण ले रहा हूं। आपकी इनकम है, प्राइस है और क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है ना? आपकी इनकम 2000 रुपए, कितनी है? 2000। तो जो निम्न वस्तु है उसकी कीमत करीबन मान लो 10 रुपए। कितनी है? 10 रुपए। और आप करीबन उसकी 100 इकाइयां उपभोग कर रहे हैं। कितने करें? 100। क्योंकि इनकम बहुत कम है, कीमत बहुत कम है, तो आप ज्यादातर क्या करें? निम्न वस्तुओं का उपभोग करेंगे। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 20,000 रुपए हो गई, कितनी हो गई? जैसे ही आपकी इनकम 20,000 रुपए हो गई, जो लोग निम्न वस्तुएं बेच रहे हैं उनको पता है कि हमारे खरीदने वाले लोगों की आय बढ़ गई। अब आपकी आय बढ़ गई तो आप क्या करोगे? मांग की मात्रा कम करोगे। क्यों? निम्न वस्तुओं का नियम ही क्या है कि यदि आय बढ़ गई तो इसकी मांग की मात्रा अपन क्या कर देंगे? मांग की मात्रा कम कर देंगे। तो यही बोल रहा है तो ये निम्न वस्तुएं, आपकी आय बढ़ गई तो आप मांग की मात्रा क्या कर देंगे? कम कर देंगे। अब मान लो सपोज को इसकी कीमत घट के 5 रुपए हो गई, क्या आप इसको ज्यादा खाओगे? नहीं खाएंगे। तो गिफन वस्तु वह वस्तु होती है जिसमें यदि आय बढ़ भी जाएगी ना, तो आय बढ़ने पे वो बंदा मांग की मात्रा कम कर देगा। क्यों? अब वो कुछ अच्छे गुड्स की तरफ जाएगा, कुछ बेटर क्वालिटी वाले गुड्स पे जाएगा। और दूसरा फायदा क्या हुआ कि भाई कीमत क्या हो गई? कीमत भी तो कम हो गई। और कीमत, एक तो कीमत कम हो गई, वो पैसे बच गए, और दूसरा आय बढ़ गई तो और पैसे बढ़ गए आपके पास में। तो दिखती बात, आप एक अच्छे क्वालिटी वाले गुड्स पे जाओगे या महंगे गुड्स पे जाओगे। तो देखो यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पे देखो, इन दोनों का प्रभाव क्या है? संबंध क्या है? धनात्मक। इन दोनों का संबंध क्या है? इन दोनों का संबंध क्या है? ऋणात्मक। तो देखो आय का इफेक्ट क्या आ रहा है? आय का इफेक्ट नेगेटिव आ रहा है। मैंने ये बोला इनकम इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। और प्राइस इफेक्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव। मैंने ये बोला प्राइस इफेक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ऐसी निम्न वस्तुएं जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम फेल हो जाएगा, वो वस्तुएं क्या बन जाएगी? वो वस्तुएं बन जाएगी आपकी गिफन गुड्स। आए बात समझ में? एक चीज बताता हूं, ध्यान रखना यहाँ पे, इंपोर्टेंट बताता हूं, सवाल कई बार एग्जाम आता है। एक छोटी थाली है घर में, अपन सब छोटी थाली है, एक मोटी थाली है घर में, वह थाली तो सब है घर में वह। अब दोनों में लोग खाना जीम रहे हैं, तो पहले था आ थाली उठा वाला, आ थाली उठा वाला, पहला आ थाली उठा ना पे मैंने रखा और आ इनमें आ भी जावेला। लेकिन आ थाली तो इनमें नहीं आवेला, भले की करी मेहनत करा ला, यानी ये थाली अपन इस थाली में नहीं रख सकते। इसका मतलब ये थाली इसके अंदर कभी भी नहीं आएगी, लेकिन ये थाली अपन इसके अंदर रख सकते हैं, रख सकते हैं बिल्कुल। तो ये होते हैं गिफन गुड्स। क्या होते हैं? गिफन गुड्स। और ये क्या होते हैं? इंफीरियर गुड्स। आई बात समझ में? यानी ये सारे के सारे गिफन गुड्स इंफीरियर के भाग है। ये सारे के सारे गिफन गुड्स क्या है? इंफीरियर के भाग है। लेकिन सारे के सारे इंफीरियर गुड्स कभी गिफन नहीं होते। तो मैं नोट लिख रहा हूं, ऑल गिफन गुड्स आर inferior goods, comma, but all inferior goods are not given goods। ये बोला सारे के सारे जो गिफन वस्तुएं होगी वो निम्न वस्तुएं ही हैं। और कौन सी निम्न वस्तु? जिसमें नियम फेल हो गया। लेकिन सारी निम्न वस्तुएं जो है
वो सारी की सारी गिवन वस्तुएं नहीं हो सकती। सब पे मांग का नियम फेल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड सब पे फेल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। ये ध्यान रखना, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार ये सीए वाले बच्चे तैयारी करते हैं, उनके भी सवाल आता है, सीएस वाले बच्चों को भी सवाल आता है, ठीक है। आरएस में भी कई बार प्री में सवाल पूछा गया है, एसएससी में भी कई बार 10-12 सवाल इकोनॉमिक्स आते हैं, वहां पे भी सवाल पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रख लेना। तो सारे गिवन वस्तुएं निम्न वस्तु होती है, लेकिन सारी निम्न वस्तुएं गिवन वस्तुएं नहीं होती है। निम्न वस्तुओं में से वही वस्तु गिवन होगी जिसमें मांग का नियम क्या होता है, फेल होता है। क्लियर? अब देखो मेरी बात सुनो, इसका मैं क्या बनाना पड़ेगा, इसका मैं वक्र बनाना पड़ेगा। आपसे पूछ देगा भाई गिवन वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है, ये आपसे एग्जाम के अंदर पूछ ले, तो ध्यान रखना कैसे होता है। देखो इसका मांग वक्र कैसे होता है, ध्यान रख, किसका गिवन वस्तुओं का मांग वक्र बना रहा हूं मैं। एक्स अक्ष ओरिजिन, वाई, यहां पर आ जाएगा क्वांटिटी डिमांड, यहां पर आ जाएगी प्राइस, कीमत आ जाएगी ना। कीमत 10 तक जा रही है तो मैं ले लेता हूं 5 और 10। मांग की मात्रा 50 और 100। तो देखो 10 पे कितना है, 100, 10 पे 100, 5 पे कितना है 50, 5 पे 50। इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो। इसको बोलते हैं अपवर्ड स्लोप। क्या बोलते हैं, अपवर्ड स्लोप। क्या बोलते हैं, ऊपर की ओर ढलान। अपवर्ड स्लोप क्या बोलते हैं, अपवर्ड स्लोप। आई बात समझ में? अपवर्ड स्लोप कहां, देखो ये लेफ्ट साइड है नहीं राइट साइड है, तो लेफ्ट से कर्व कहां जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। तो ये बोलेंगे अपवर्ड स्लोप, ऊपर की तरफ स्लोप है, ढलान कहां, ऊपर की तरफ है। किससे, लेफ्ट से राइट की तरफ वक्र जा रहा है, लेफ्ट साइड से कर्व कहां जा रहा है, राइट की तरफ कर्व जा रहा है। तो एग्जाम में ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लेना। कई बार पूछते हैं कि गिवन वस्तुओं का मांग वक्र क्या होता है, तो गिवन वस्तुओं का मांग वक्र धनात्मक होता है। क्या होता है, मांग वक्र क्या होता है, मांग वक्र धनात्मक, धनात्मक होता है। क्या होता है, गिवन वस्तुओं का मांग वक्र क्या होता है, धनात्मक होता है, और ढलान ऊपर की ओर होती है, लेफ्ट से राइट की तरफ वक्र क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है, ध्यान रख लेना। तो देखो मांग वक्र जो होता है वो ऋणात्मक होता है, लेकिन गिवन वस्तुओं का जो मांग वक्र वो क्या होता है, धनात्मक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें मांग का नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, और क्योंकि यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है, धनात्मक संबंध होता है। तो मैंने पहले ही बताया कोई भी चीज में ऋणात्मक संबंध होगा तो कर्व कैसे बनेगा आपका, इस तरीके से बनेगा। कोई भी चीज में धनात्मक संबंध होगा तो इस तरीके बनेगा, ऋणात्मक होगा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ध्यान रख लेना। ये था अपना मांग वक्र, क्या था, डिमांड कर्व था, ये वाला डिमांड कर्व था। डिमांड कर्व वो भी है लेकिन वो गिवन वस्तुओं का मांग वक्र, ध्यान रख लेना। तो ये आपने सारे आप क्या हो गए, जितने भी एक्सेप्शन है मांग के नियम के अपवाद है, उसमें पहला क्या बताया था मैंने आपको, पहला मैंने आपको बताया था आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, स्नो गुड्स, वेबलन गुड्स, कॉन्स्पिरेसी गुड्स, प्रेस्टीज गुड। इसमें लोग क्या करते हैं, महंगे कारपेट, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, सिर्फ दिखाओ। कई लोग वो दिखाओ करने वाला, दिखाओ करने वाला करे, एड सामान ज्यादा परचेस करया करे, और बन शौक वे मैं महंगी चीजें खरीदू, 4 लोग मन देखे। अब मार्जड़ा आदमी देखो चपला में उबा, ठीक है नहीं, तो अपन एडो कहीं दिखाओ की नहीं है, अपन कहीं भाई ढंगरी चीज मिल रही है, अच्छी रेट में मिले नहीं मिले, अपन मांग का नियम भी ध्यान रखते हैं। महंगी मिल रही है उसको कम खरीदते हैं, और सस्ती मिल रही है अपन ज्यादा खरीदते हैं। इकोनॉमिक्स के टीचर है भाई, थोड़ा तो दिमाग लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये लोग इकोनॉमिक्स वाला दिमाग नहीं लगाते हैं, पैया घना ही है। अब अंबानी बेटो होची थोड़ी, बहुत महंगी चीजें ज्यादा खरीदी, ठीक है ना। इग्नोरेंस, लोग अज्ञानी होते हैं, भ्रम में होते हैं लोग कि महंगी चीजें हमेशा बढ़िया होती है क्वालिटी में, सस्ती चीजें हमेशा क्या होती है, बेकार होती है। इस वजह से वो ज्यादा महंगी चीजें क्या करते हैं, ज्यादा खरीदते हैं, और सस्ती चीजें क्या करते हैं, कम खरीदते हैं। और तीसरा जो अपना अपवाद है, वो अपवाद अपने पास में क्या है, गिवन वस्तु है। क्या है, गिवन वस्तु है। तो गिवन वस्तु क्या होती है, वह निम्न वस्तु है जिसमें मांग का नियम फेल हो जाता है, यानी आय का प्रभाव तो ऋणात्मक रहता है लेकिन कीमत का प्रभाव क्या होता है, धनात्मक होता है। प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव बट इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन। सारी निम्न वस्तुएं गिवन नहीं होती, लेकिन सारी गिवन वस्तुएं
निम्न वस्तुएं होती है। आई बात समझ में? अब मेरी बात सुनो, ऐसे और भी कई सारे अपवाद है। जैसे अपन बिजनेस एक्सपेक्टेशन, व्यापार की संभावनाएं की बात करते हैं। अब जैसे मान लो, सपोज करो अपन कोई कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं, अपने को लगता है उसके भाव और बढ़ने वाले हैं, तो मान लो 100 रुपए का शेयर है ना 200 रुपए हो गया, लेकिन आपको लगता नहीं आने वाले टाइम में 900 रुपए हो जाएगा, तो उसके आज भाव बढ़ रहे होंगे तो अपन ज्यादा शेयर्स खरीदेंगे, क्योंकि अपने को एक्सपेक्टेशन है भविष्य की कि और इसकी कीमतें बढ़ सकती है। तो भले आज कीमत बढ़ रही है, इससे और ज्यादा बढ़ने वाली है, तो आज बढ़ती हुई कीमत पे भी मैं क्या करूंगा, ज्यादा उपभोग करूंगा। ध्यान रख लेना। और अपने को लगता है कि यार यस बैंक जैसे कोई बैंक का शेयर्स हो या कोई कंपनी का शेयर हो, वो शेयर्स गिर रहा है मार्केट में, तो क्या आप खरीदोगे? वो 200 रुपए से 190 हो गया तो भी आप नहीं खरीदोगे, 190 हो गया 180 हो गया तो भी अपन नहीं खरीदेंगे। अपन के तो और गिर रहा है, गिरने का मतलब क्या हुआ, अपन उसको नहीं खरीदेंगे। यानी किसी चीज की कीमतें घटने वाली बाजार में शेयर्स की, उन शेयर्स को अपन नहीं खरीदेंगे। सस्ता हो रहा तो भी नहीं खरीद रहे ना, तो नियम तो फेल हो गया। आई बात समझ में? इसी तरीके से कोई मान लो किसी बंदे की किसी चीज की हॉबी है, उस केस में भी अपन कह सकते हैं नियम फेल होगा। भले वो महंगी मिलो ज्यादा, हॉबी है तो उस चीज को ज्यादा परचेस करेगा। अब जो आप एग्जाम्पल लेवा कि मांग का नियम और कहाँ फेल हो गया, हॉबी की बात करता हूं मैं या हैबिट की बात करता हूं मैं। दारूडिया सब जानो, दारूडिया ने थैलिया ने सामान जानो। अब दारूडिया कहीं आपने ध्यान है लॉकडाउन और बाद में समूह पहला ठेका खुलिया, शिक्षा समूह बाद में खुली है। अब देख लो शिक्षा मैं तो कहीं खुद आप जान लो, समूह पहले दारू ठेका खुलिया, दारू ठेका खुलिया और दिल्ली ने महीने 200% कहीं कर दियो, वैट बढ़ाई दियो। यानी 1000 रुपए की बोतल 2000 रुपए की हो गई, तो भी लोग थैलियां लेके जा रहे थे। बस भर दो हमारी थैली, वापस पता नहीं ठेके बंद होंगे, हो जाएंगे, क्या भरोसा। यानी अल्कोहल की रेट बढ़ रही थी तो भी ज्यादा खरीद रहे थे, नियम फेल हो गया। आई बात समझ में? न्यू ईयर होता है जिस दिन क्या होता है, भली महंगा मिलो उस दिन। राजस्थान हमारे 2 साल से क्या कर रहा, रिकॉर्ड तोड़ रहा दुनिया का, सबसे ज्यादा न्यू ईयर को अल्कोहल का बिकती है राजस्थान के अंदर। 2 बार अखबार में भी आपने देखा होगा आ चुका है, तो नियम फेल हो गया वहां पे। तो नियम बहुत सारी जगह फेल हो सकता है, बहुत सारे ऐसे और भी रीजन है, पर मुख्य तौर से 3 कारण थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है ना? तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, एक्सेप्शन पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास में अपना लास्ट टॉपिक रहेगा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद अपना क्या होगा, मांग का नियम खत्म हो जाएगा, उसके बाद मांग की लोच अपन चालू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।